नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी का एग्ज़ाम पेपर दोस्तों सीबीटी का अभी अगस्त 2022 में होना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली आईटीआई परीक्षाओं में पूछे गए थे, हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस नाम से जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल 4 फर्स्ट सेमेस्टर की जो पीडीएफ है उसमें, क्योंकि आईटीआई के एग्ज़ाम जनरली इस निमी की पीडीएफ में से ही आते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिक प्रैक्टिस जो है इनमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सो आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ कर जाएँ, आपको भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इन्हें देख लीजिए। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड ऑर्बिट सेल ऑफ कॉपर एटम। तांबे के परमाणु में जो तीसरा कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करवा दूं। तांबे में दोस्तों कुल जो है वो 29 परमाणु होते हैं। परमाणुओं के वितरण के लिए हमारा नियम रहता है 2n² का। अगर इसके अकॉर्डिंग आप कक्षाओं में वितरण देखेंगे तो 2, 8, 18 और 1 तांबे में इस तरह से वितरण होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरे कक्ष में कितने हो जाएंगे 18। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कॉपर में, तो 1। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। कैसा क्वेश्चन, पहला तो इसी का आंसर कि कितने तीसरे कक्ष में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 18। कुल कितने होते हैं तो 29। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 1। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से कवरअप कीजिए। सी उत्तर आपको करना है। दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इजीली पढ़ लीजिए। अगला सवाल, अर्धचालक पदार्थ निम्न में से कौन है। देखो यूरेका और मैंगनीन जो है ये दोनों है चालक, सुचालक बोल सकते हो, इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। एबोनाइट जो है ये है अचालक या हम इसे कुचालक बोल सकते हैं। जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद में देखो दोस्तों सवाल है, नियॉन पोलैरिटी टेस्टर जो इंडिकेटर होता है एसी सप्लाई से अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो नियॉन टेस्टर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एसी सप्लाई पर जब जोड़ेंगे तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन हो जाएंगे। जबकि डीसी अगर टेस्ट करते हैं तो केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है जो कि ठीक है पॉजिटिव वाला होगा। आगे देखिए 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल है लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल है। 500 वाट का लैंप अगर 5 घंटे जलता है तो कितने यूनिट की विद्युत खपत होगी। आपको बता दूं सबसे पहले तो 1 यूनिट का मतलब 1 kWh होता है। इसका मतलब हमें किलोवाट घंटे एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इसके लिए फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। आप देख पा रहे होंगे 500 वाट दिया हुआ है, 5 घंटे चलता है, 1000 का भाग देंगे, उत्तर आ रहा है 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट इसका उत्तर आ रहा है। आपको डी इसका उत्तर कर देना है, बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल, 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले एक लैंप का गर्म प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों V²/P फॉर्मूले से जो रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है वो जनरली गर्म प्रतिरोध ही होता है। हालांकि ठंडी अवस्था में जो रेजिस्टेंस होता है वो सामान्य नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है और कहते हैं कि गर्म और ठंडे में लगभग 10 गुना का फ़र्क होता है। गर्म प्रतिरोध अधिक होगा, ध्यान रखना। मैं आपको कारण बता देता हूँ। लैंप का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक चालक धातु है और चालकों में पीटीसी होता है। पीटीसी बोले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध इनमें बढ़ता है। इसका मतलब
ठंडी अवस्था में कम और गर्म अवस्था में अधिक होता है। 100 वाट वाले का दोस्तों कैलकुलेशन करोगे तो 625 ओम उत्तर आएगा। 250 × 250/100 करना है, उत्तर आएगा 625 ओम। कैलकुलेट ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है नहीं, उत्तर सीधा सीधा आपका आ जाएगा। आगे देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? तो हम इसे KVL भी बोलते हैं और किरचॉफ का सेकंड नियम भी बोलते हैं। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम, और KVL यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी आप इसे बोल सकते थे। पहले नियम को KCL बोलते हैं, किरचॉफ का करंट नियम बोलते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इनका संरक्षण सिद्धांत भी ध्यान रखें। वोल्टेज वाला ऊर्जा संरक्षण है और धारा वाला आवेश संरक्षण है। अगले सवाल देखो, 200 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के 2 लैंप 240 वोल्ट पर सीरीज में जोड़ दिए हैं। कुल शक्ति खपत पूछा है दोस्तों। इसके लिए फॉर्मूला होता है P1 × P2 बटे P1 + P2, यानी दोनों की रेटिंग को आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार जोड़ करके उसमें भाग देना है। और आपको मैं सीधा तरीका बता दूं कि अगर दोनों समान मान के हैं तो आप उनको जोड़ दीजिए, यानी अगर ये पैरेलल में होता तो उत्तर कितना आता? 400 वाट। लेकिन अब आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके 4 का भाग देना है, उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 100 वाट। आप उस फॉर्मूले से भी मिलान कर लीजिए। क्या फॉर्मूला था? P1 × P2 बटे P1 + P2, है ना। जब इसमें आप भाग देकर देखेंगे तब भी आपका देखो उत्तर जो है वो 100 वाट का ही आएगा, है ना। 40,000 में आपको 400 का भाग देना है, 100 वाट उत्तर आ रहा है। जनरली ये बताया जाता है कि अगर किसी उपकरण को मिलने वाली वोल्टेज आधी हो जाती है तो उसका पावर कंजप्शन 1/4 हो जाता है, 1/4 रह जाता है। कैसे? अब यहाँ देखो, दोनों समान रेटिंग के हैं, इसका मतलब इनका प्रतिरोध तो बराबर होगा। प्रतिरोध बराबर होगा तो प्रत्येक को वोल्टेज कितनी मिलेगी? आधी आधी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो है वो प्रत्येक को हाफ हाफ मिलती है। समांतर में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए डी में लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि जो 1/RT लिखते हैं उसको हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया समीकरण को, तो डी जो उत्तर है ये ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। ये इसी को 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 को ही मॉडिफाइड करके लिखा है। इसको पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, और जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं तो यही समीकरण निकल कर आती है। आगे दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि यहाँ पर जो ओपन सर्किट है, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख भी पा रहे होंगे। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर? यहाँ पर ओम मीटर का मान कितना होगा? अब देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं ये एक ओपन रजिस्टर है और उसके टर्मिनल्स पर ओम मीटर जो है वो रीडिंग मापन कर रहा है। तो इस मापन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हो गया एक तरह से ओपन, और बड़ा सिंपल है कि ओपन सर्किट पर रेजिस्टेंस जब भी नापा जाता है तो वो कितना आएगा? अनंत आएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जी R1 और R3 का मेजरमेंट यहाँ ले लिया जाए, लेकिन नहीं माय डियर, यहाँ देखिए सर्किट यहाँ पर भी ओपन है। यदि यहाँ कनेक्टिविटी होती ना तब इस ओम मीटर का पाठ्यांक कितना होता? R1 और R3 दोनों के योग के बराबर यहाँ आपको रीडिंग देता। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें यहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन है, इसलिए अनंत वाला ही आपको उत्तर करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहे हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका व्यास दोगुना कर दिया जाए? दोस्तों मैंने कई बार बताया है और आपको एक बार फिर बता दूं, अगर हम व्यास या रेडियस यानी त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो उस कंडक्टर का एरिया 4 गुना बढ़ता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 1/4 होगा कि नहीं, इसलिए व्यास दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना तक कम हो जाएगा। 4 गुना कम का मतलब 1/4 हो जाएगा। थोड़ी लैंग्वेज लिखने में गलत किया इन्होंने।
चलिए आगे देखो, इंग्लिश में डायग्राम दिया हुआ और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रजिस्टर। माय डियर, इसे वायर बाउंड रजिस्टर कहा जाता है। सिंपल इसकी पहचान होती है। इसे फ्यूजेबल प्रतिरोध की श्रेणी में भी रखा जाता है। सबसे ज़्यादा पावर कैपेसिटी इसी की होती है। हाई करंट रेटिंग वाला यही होता है, यानी अच्छी खासी करंट ये सहन कर लेता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। वायर बाउंड प्रतिरोध है, इसको बी उत्तर करना है, तार से बंधा हुआ प्रतिरोध। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। और आगे देखो, कलर कोड आपको दिया हुआ है और इनमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका प्रतिरोध मान कितना है। देखो पहली पट्टी रेड है, दूसरी ब्लू, तीसरी ऑरेंज और उसके बाद में नंबर 4 जो है वो सिल्वर है। ठीक है, पहचान क्या है गुरुजी, यहीं से शुरू कैसे किया। तो ये देखो कलर कोड में बाकी दूरी है ना, तो ये लास्ट माना जाता है। जो टर्मिनल लीड के नज़दीक होता है वो फर्स्ट होता है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को तो वैसे ही याद होगा। बी रो इसे अप्लाई कीजिए। 0 1 2, तो रेड के लिए 2 हो गया। फिर उसके बाद में ब्लू आता है, तो बी रो ग्रेट ब्रिटेन ये वाला ब्लू होता है ना। 3 4 5 और 6। ठीक है, ऑरेंज में 10 की पावर 3 होती है, यानी 26 किलो ओम। और सिल्वर की जो है वो 10% होती है। तो ये देखिए ये रहा ऑप्शन है ना, 26 किलो ओम प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस है। बी ऑप्शन कर देना, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे ध्यान से कवर अप कीजिएगा। अगला सवाल देखो, ओम मीटर अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। देखो हम सब जानते हैं कि ओम मीटर का जो पैमाना होता है वो अरेखिक होता है। वास्तव में एक ओम मीटर जो होता है ना, वो अंदर से एम्पीयर मीटर ही होता है। मतलब कॉइल होती है, सप्लाई मिलती है, टॉर्क बनता है, टॉर्क बनने से सुई आगे की ओर विक्षेपित होती है। हम सब जानते हैं जितनी धारा होगी टॉर्क उतना ही ज़्यादा बनेगा, सुई उतनी ज़्यादा विक्षेपित होगी। तो हमने क्या किया, प्रतिरोध उतना ही कम लिख दिया वहाँ पर। यानी ओम मीटर और एम्पीयर मीटर की स्केल उल्टे कैलिब्रेटेड होती है, बस इतना सा ध्यान रखो। बी उत्तर आएगा। धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए कॉइल में ज़्यादा धारा चलने का मतलब है प्रतिरोध कम, तो टॉर्क ज़्यादा बने उस समय रीडिंग जो है वो कम दिखाई पड़नी चाहिए। आगे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाया गया है और अज्ञात प्रतिरोध आर का आपसे मान पूछा है। यहाँ पर मान 500 दिया हुआ है, ये 300 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ध्यान से समझना इसे। रेशियो हमेशा यूँ चलता है, इन दोनों भुजाओं का फिर इन दोनों भुजाओं का। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है P/Q और यहाँ लिखा हुआ है S/R। अब फॉर्मूला बदल जाएगा, कई बच्चों ने रट रखा है PQRS। याद रखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर RS उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ R और इधर S है ना, तो फिर आपको भी RS ही करना होगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं P का मान 500, Q का मान 300, दोनों जीरो काट दीजिए, 5/3 रख सकते हो। S का मान 15 है, यहाँ आपसे पूछा है तो देखो सीधी सी बात है, ये इसका 3 गुना है तो इसको 3 गुना कर दो। उत्तर कितना आएगा, 9 ओम आएगा माय डियर, जो कि आपके सामने बी ऑप्शन में ये रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ITI में तो ये बहुत बार आया है, इसलिए ITI एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो इनको रट लीजिए और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के तो काम आना ही है। नेगेटिव ताप गुणांक किसका होता है, NTC। देखो मैंने बताया पॉजिटिव जो है वो तो चालकों का होता है, तो अचालकों का, अर्धचालकों का नेगेटिव होता है। तो अब रख यहाँ पर देखो अचालक है। बाकी यूरेका और मैग्नीन जो है इनका ताप गुणांक तो एक तरह से 0 ही होता है, मान बदलता नहीं है। और तांबे का जो है वो PTC होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। एक बार इतने ही करवाएंगे, बाकी और आपको अगले वीडियो में करवाएंगे जल्द ही। लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।